सपनों की उड़ान। रोजाना की तरह आज की सुबह भी सुहानी थी। सूरज की किरणें मानो धरती का निरीक्षण कर रही थी। सीतापुर नाम का वो छोटा सा कस्बा सुबह की गहमागहमी में व्यस्त था। ग्रामीण परिवेश वाले इस कस्बे के निवासी सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती थे। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा व जीवन में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाने को इच्छुक। यही महत्वाकांक्षा उस सुबह सीतापुर के माध्यमिक विद्यालय में भी दिखाई पड़ रही थी। नन्ही बिन्नी अपनी कक्षा में शिक्षक की बातों को ध्यान से सुन रही थी। चर्चा का विषय था बाहरी अंतरिक्ष। 1957 में लॉन्च किया गया स्पुतनिक 1 पहला अंतरिक्ष मिशन था। शिक्षक ने समझाया। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वे बाहरी परिधि में जाकर विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करते हैं। बिन्नी बेहद आश्चर्य में थी। किसी दूसरे ग्रह पर जाना कितना रोमांचक होता होगा। उसकी कल्पना में अंतरिक्ष यात्रियों की छवि उभर कर सामने आ गई। उसे लगा मानो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से उसकी ओर हाथ हिला रहे हैं। तभी अचानक कानों में पड़ी शिक्षिका की कुछ तेज आवाज ने उसके दीवा स्वप्न के छोटे से बुलबुले को तोड़ दिया। हमारी अपनी कल्पना चावला हरियाणा के करनाल नामक कस्बे में पैदा हुई थी। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जरूरी पढ़ाई की और कड़ा प्रशिक्षण लिया। बाद में 1997 में वह अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार होकर नासा के एक मिशन पर गई। बिन्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा था कि अंतरिक्ष यात्री बनना और अंतरिक्ष की यात्रा करना सिर्फ उसके सपनों में ही हो सकता है। लेकिन कल्पना चावला के नासा मिशन ने उसमें भरोसा पैदा किया। उसका ये सपना कल को सच भी हो सकता है। उसकी कल्पना के छोटे से बुलबुले में अब अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के बीच बिन्नी स्वयं को भी देखने लगी। क्या ये संभव हो सकता है? काश ये सच हो पाता। बिन्नी की क्लास सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन बिन्नी कल्पना चावला के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। वो उस अंतरिक्ष यात्री से बहुत प्रभावित हो चुकी थी जो कभी उसी की तरह एक छोटे शहर से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंची थी। उस दोपहर घर पहुंचकर बिन्नी ने टीवी चलाया और अंतरिक्ष के बारे में अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। तभी अचानक उत्साह से चीखती हुई वो सोफे से लगभग उछल पड़ी। चैनल पर कल्पना चावला का एक पुराना इंटरव्यू चल रहा था। क्या संयोग है? कार्यक्रम का मेजबान पूछ रहा था। ये बताइए कि अंतरिक्ष में आपको सबसे रोमांचक बात क्या महसूस हुई? कैमरा मिस चावला पर फोकस करने के लिए जूम इन हुआ। बिन्नी अंतरिक्ष में अपने रोमांच को याद कर रही कल्पना के चेहरे पर खुशी और गर्व की चमक देख सकती थी। कल्पना चावला बोली, मैं तो कहूँगी पूरा अनुभव ही। आपको पता है, पहले तो मैं डरी और घबराई हुई थी, लेकिन मैंने अपने डर को दूर करने के लिए खुद को प्रेरित किया, क्योंकि इसके परे एक पूरी नई दुनिया है जिसे खोजा जाना बाकी है। मिस चावला कैमरे की ओर मुड़ी और दर्शकों को संबोधित किया। मैं हर किसी को अपने सपनों का पीछा करने और उनके सच होने पर खुशी का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। बिन्नी के रोंगटे खड़े हो गए। कल्पना चावला निश्चित रूप से उसकी आदर्श थी। वे कितने आत्मविश्वास से बोलती है। बिन्नी ने सोचा और फिर अपनी माँ से कहा, माँ, कल्पना चावला ने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया था। काश मैं भी उनकी तरह बन पाती। माँ को उस प्रशंसा और उत्साह के पीछे कुछ उदासी का अंदेशा हुआ। चिंतित होकर उन्होंने पूछा, बिन्नी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम नहीं कर सकती, मेरी प्यारी बेटी? अपने उदास चेहरे को हथेलियों पर टिकाते हुए बिन्नी ने इच्छा भरी आह भरी। ओह माँ,
कल्पना चावला बहुत बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थी, जबकि मैं बिना हकलाए एक वाक्य भी नहीं बोल पाती। मैं हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर खुद को बेवकूफ साबित कर देती हूँ। बिन्नी ने उन शर्मनाक स्थितियों को याद करते हुए शर्म से अपना सिर हिलाया, जिनमें वो पहले पड़ चुकी थी। उसकी माँ ने उसके दुख को भांप लिया। उन्होंने जल्दी से बिन्नी को अपने गले लगा लिया। फिर उन्होंने नर्म और सांत्वना पूर्ण आवाज में कहा, बिन्नी, मैं जानती हूँ कि तुम समझदार और बुद्धिमान हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने डर पर काबू पालोगी और आत्मविश्वास के साथ बात कर पाओगी। चलो अब खाना खाओ। खाली पेट कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। एक कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ बिन्नी अपनी माँ के पीछे रसोई में चली गई। वो माँ के समर्थन भरे शब्दों के लिए आभारी थी। हालांकि वो सोच रही थी कि उनमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। बचा दिन होमवर्क और खेल में बीता। उस रात बिन्नी ने अंतरिक्ष का सपना देखा। अगले दिन जब वो स्कूल जा रही थी, उसे अपना सपना, अपनी छोटी सी कल्पना याद आई। अंतरिक्ष यात्री बिन्नी, ये सिर्फ एक बेवकूफी भरा सपना था। उसने खुद को झिड़का। बिन्नी नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी बेहतर होने वाली थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। छात्र अपनी छुट्टियों की योजनाओं के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी शिक्षिका ने कहा, बच्चों, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। सभी उत्सुकता से चुप हो गए। हमारा स्कूल एक अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेगा। यह प्रतियोगिता छुट्टियों के बाद होगी। हाँ? मैडम ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का संकेत किया। उन्होंने कहा, मेरे पास उन बच्चों की सूची है जिन्हें इसमें भाग लेने के लिए चुना गया है। फिर उन्होंने नाम पढ़ने के लिए एक कागज का टुकड़ा उठाया। कुछ बच्चे अपना नाम चुना जाने की उम्मीद कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बिन्नी की तरह अपनी मेजों में दुबके हुए उस उम्मीद में थे कि वे उस क्षण अदृश्य हो जाएंगे। जयेश, सरला, सुशांत, फरहीन, अमन और बिन्नी। शिक्षक ने घोषणा की। उस पल बिन्नी को लगा जैसे अचानक अंतरिक्ष से आकर कोई पत्थर उससे टकरा गया हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बिन्नी कांप उठी। उसने अपने रोमांचित दोस्तों की ओर देखा। जयेश, अमन और सुशांत अपनी मुट्ठियां हिलाकर दबी आवाज में बोले, यस। बिन्नी जानती थी कि वे सार्वजनिक भाषण में बहुत अच्छे हैं। सरला और फरहीन भी चुने जाने पर खुश थी। जब शिक्षक ने उन सबको सामने बुलाया तो बिन्नी को डर के मारे चक्कर सा आ गया। तुम लोग छुट्टियां शुरू होने तक स्कूल के बाद अभ्यास करोगे। तुम्हारे अभ्यास का विषय है नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लड़के इस विषय के पक्ष में और लड़कियां विरोध में बोलेंगी। अभ्यास में मुकाबला लड़के और लड़कियों का होगा। ये सुनकर बिन्नी और भी घबरा गई। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। बिन्नी फुसफुसाई। फरहीन ने धीमे से उसे थपथपाकर कहा, तुम कर लोगी, चिंता मत करो। सरला भी सहमत थी। हाँ बिन्नी, तुम अच्छा करोगी। वाद विवाद के लिए कुछ सुझाव देने के बाद शिक्षिका ने उन सबको दोपहर के अभ्यास सत्र की तैयारी करने के लिए छोड़ गई। जयेश, सुशांत और अमन तुरंत सिर जोड़कर बैठे। वे वाद विवाद के लिए सोच सोच कर बिंदु लिखने लगे। बिन्नी, सरला और फरहीन भी जीत आसानी से लड़कों को नहीं सौंपने वाली थी। बिन्नी बोलने को लेकर तो जरूर चिंतित थी, लेकिन वो अपने विषय के पक्ष के बिंदु खोजने में माहिर थी। ये कैसा रहेगा? अच्छे नेता अच्छे शिक्षकों द्वारा बनाए जाते हैं। बिन्नी ने विचारशीलता के साथ कहा। बहुत अच्छा है। सरला ने फरहीन से इसे तुरंत लिख लेने का आग्रह किया। तीनों लड़कियों ने विचार विमर्श करके बहस के अपने बिंदु तैयार कर लिए। वाद विवाद शुरू हुआ। आत्मविश्वास से भरा हुआ जयेश पहले बोलने को उठा। वो धारा प्रवाह और आश्वस्त तरीके से बोला, आप
अक्सर किसी बच्चे में नेता बनना सिखाए जाने से पहले ही नेतृत्व के गुण देख सकते हैं। फिर उसने कुछ और बिंदु जोड़कर इस बात पर जोर दिया कि सच्चे नेता वास्तव में जनजात होते हैं। ये कितना अच्छा बोलता है। बिन्नी ने प्रशंसा और थोड़ी ईर्ष्या के साथ सोचा। फिर उसे एहसास हुआ, ओह, मैं इससे कैसे मुकाबला कर पाऊंगी? इस चिंता ने तत्काल बिन्नी की धड़कन बढ़ा दी और वो पसीने पसीने हो गई। तालियों की आवाज और शिक्षिका की प्रशंसा ने उसकी आशंका को और बढ़ा दिया। आओ बिन्नी, अब तुम्हारी बारी है। बिन्नी ने घबराहट से हकलाते हुए कहा। हाँ मैम। कांपते पैरों को जबरदस्ती आगे बढ़ाते समय पसीने की बूंदें उसकी गर्दन पर बह रही थी। कदम बढ़ाते हुए वो खुद को प्रेरित करने की कोशिश कर रही थी। ध्यान केंद्रित करो बिन्नी, याद रखो, पहला बिंदु है अच्छे नेता अच्छे शिक्षकों द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन बोलना शुरू करने के साथ ही उसकी सारी हिम्मत डगमगा गई। अपने अच्छी तरह से अभ्यास किए गए बिंदुओं की जगह उसके मुंह से कुछ हकलाहट के साथ निरर्थक शब्द निकले। नेता, क्योंकि शिक्षक पैदा होते हैं, नेता वो उसने हताश के साथ अपने नोट्स देखने की कोशिश की, लेकिन उसके घबराए हुए दिमाग को उन शब्दों का कोई मतलब समझ में नहीं आया। बिन्नी पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। वो इस बात से भी निराश थी कि अपने दृढ़ संकल्प के बाद भी वो हमेशा की तरह गड़बड़ा गई थी। उसकी शिक्षिका ने सहानुभूति दिखाई। कोई बात नहीं बिन्नी, उन्होंने उसे सांत्वना दी। अभी तुम्हारे पास अभ्यास करने के लिए बहुत समय है। सरला और फरहीन भी उसका साथ दे रही थी, लेकिन बिन्नी को खुद पर संदेह था। मुझे नहीं पता दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, उसने लगभग रोते हुए कहा। लेकिन लड़कों को ये पूरा प्रकरण काफी हास्यास्पद लगा। कुछ देर बाद जब संयोग से फरहीन उनसे मिली, तब अमन बिन्नी की हकलाती हुई बोली की नकल कर रहा था और जयेश और सुशांत का हंस हंस कर बुरा हाल था। फरहीन बोली, बस बहुत हुआ, ये क्या हो रहा है? जयेश ने तुरंत जवाब दिया, क्यों फरहीन, क्या इसमें तुम्हें परेशानी होती है? जयेश की चिढ़ाने वाली हरकत पर लड़के और जोर से हंसे। सरला ने जो फरहीन का साथ देने के लिए आई थी, उन्हें तीखी फटकार लगाई। तुम्हें ये मजाक लगता है ना? ये कोई मजाक नहीं है। इस पर सुशांत ने कहा, नहीं, मजाक नहीं है सरला, ये तो दुखद है। अमन ने ताना मारा। हाँ, ये दुखद है कि तुम लड़कियां स्मार्ट नहीं हो और स्पष्ट तुम्हारे पास बोलने के लिए पर्याप्त बिंदु नहीं थे। जयेश ने मजाक उड़ाया। सरला और फरहीन लड़कों के इस असभ्य व्यवहार पर भड़क उठी, लेकिन वो तीनों अभी भी बोले जा रहे थे। भाइयों, मुझे लगता है हमें लड़कियों को सिखाना चाहिए, उन्हें मदद की बहुत जरूरत है। सुशांत ने कहा, पहला सबक, हकलाओ मत। बस बहुत हो गया। पीछे से तेज आवाज आई। पीछे से बहुत गुस्से में बिन्नी आ रही थी। तुम उसने एक ही समय में बहुत सी बातें कहने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शिक्षिका के अचानक आ जाने से उसकी बात बीच में ही रुक गई। उन्होंने लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, ओह, तुम यहाँ हो? बिन्नी, सरला, फरहीन, तुम्हें अभी प्रिंसिपल के दफ्तर जाना है। अचानक आए इस बुलावे से उलझन में पड़ी लड़कियां गलियारे से होते हुए प्रिंसिपल के कैबिन की ओर चली पड़ी। सरला ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें प्रतियोगिता के सिलसिले में बुलाया होगा? फरहीन ने सहमति व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। बिन्नी चिंतित थी। टीम छोड़ना तो ठीक था, लेकिन निकाला जाना तो बहुत अपमानजनक होगा और वो इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या होगा अगर मुझे टीम से निकाल दिया गया? कार्यालय के बाहर प्रतीक्षा करते हुए बिन्नी अपने गंभीर विचारों के बारे में सोच रही थी।
तभी सरला ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई प्रिंसिपल मैडम से बात कर रहा है। आगुंतक के शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे थे और बातचीत काफी रोचक थी। उन्होंने ठीक से सुनने के लिए कैबिन की ओर कान लगाए। कोई महिला समझा रही थी। जेम या गर्ल एम्पावरमेंट मिशन लड़कियों को आकांक्षा और कल्पना से लैस करने के लिए बनाया गया है। इस आवश्यक कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा, जीवन कौशल और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल होती हैं। एनटीपीसी द्वारा देश भर में प्रत्येक वर्ष कई स्थानों पर जेम कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। अब तक इस कार्यक्रम से 10,000 से अधिक लड़कियों को लाभ हुआ है। प्रिंसिपल स्पष्ट रूप से प्रभावित थी। ये तो बड़ा आशाजनक लगता है, उन्होंने कहा और फिर अपने कैबिन के दरवाजे के पास चलती हुई परछाइयों और पैरों की आवाज पर उनका ध्यान गया। अनुमान लगाकर उन्होंने आवाज लगाई, बिन्नी, सरला, फरहीन, अंदर आ जाओ। लड़कियां जल्दी से अंदर चली गई। आगुंतक का परिचय देते हुए प्रिंसिपल ने कहा, ये प्रिया मैडम है, एनटीपीसी लिमिटेड से। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, जिसके देश भर में बिजली संयंत्र हैं। प्रिया ने तपाक से कहा, एनटीपीसी भारत में हर चौथा बल्ब बनाती है। कमाल है। लड़कियों ने आश्चर्य जताया। प्रिया ने कहा, वास्तव में मैं आप तीनों के लिए एक अवसर लेकर आई हूँ। आपको एनटीपीसी के जेम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। उनके चेहरों पर हैरानी देखकर प्रिंसिपल ने समझाया, गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन या जेम 4 सप्ताह चलने वाला एक आवश्यक कार्यक्रम है, जो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों के दौरान होगा। तुम अपनी उम्र की और लड़कियों के साथ एनटीपीसी कैंपस में रहोगी। तुम वहाँ नए दोस्त बना सकती हो, नवीन विषयों का अध्ययन कर सकती हो, कौशल सीख सकती हो और विभिन्न गतिविधियों में भाग भी ले सकती हो। इस विस्तृत विवरण को सुनकर 3 जोड़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वाह! लड़कियों ने उत्साह से एक स्वर में कहा। प्रिंसिपल ने स्पष्ट किया कि बिन्नी, सरला और फरहीन, यानी कि आप तीनों के अलावा एनटीपीसी ने राज्य भर के ग्रामीण स्कूलों से अन्य योग्य उम्मीदवारों को भी चुना है। ये जीवन में एकाध बार आने वाला स्वर्णिम अवसर है लड़कियों, तुमको इसे गंवाना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ने सलाह दी। घर लौटते समय लड़कियां एनटीपीसी के जेम और उन्हें मिले अद्भुत अवसर के बारे में खुशी खुशी बातें कर रही थी। उन्हें सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, सिवाय 4 हफ्तों तक घर से दूर रहने के। मैं घर से इतनी दूर कभी नहीं रही, सरला बोली। मैंने भी पहले कभी अपना गांव भी नहीं छोड़ा, बिन्नी ने कहा। कल्पना करो, ये हमारे लिए बिल्कुल नई तरह की दुनिया होगी। फरहीन बोली। क्या मैं ये कर सकूंगी? बिन्नी थोड़ी देर बाद वापस घर पहुंच गई। वो चिंतित थी। अगर ना कर सकी तो? बिन्नी के माता पिता तुरंत उसकी परेशानी को समझ गए। क्या बात है बेटा? माँ ने पूछा। बिन्नी ने जेम कार्यक्रम और उसके लिए अपने चुनाव के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। मतलब मुझे पूरे 4 सप्ताह तक घर से दूर रहना पड़ेगा? उसके पिता ने पूछा। क्या तुम इसलिए परेशान हो? बिन्नी ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे डर लग रहा है पापा, मैं कभी घर से इतनी दूर नहीं रही। माँ ने प्यार से बिन्नी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हर चीज कभी न कभी पहली बार होती है बेटा, और ये सबसे अच्छा अवसर है जो तुमको मिला है। मम्मी सही कह रही हैं बिन्नी, इसे किसी साहसिक अभियान की तरह लो। पापा के शब्द विश्वास बढ़ाने वाले थे, लेकिन बिन्नी अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। अब उन्हें अपनी बेटी को समझाने के लिए कुछ और जुगत लगानी थी। कुछ क्षण बाद अपने शब्दों को तोल मोल कर उन्होंने उससे पूछा, अच्छा बिन्नी, ये बताओ कि यदि कल्पना चावला घर से बाहर जाने से डरती तो वे अंतरिक्ष में कैसे जाती? बिन्नी चुपचाप सोचने लगी और कुछ देर बाद बोली, सही कह रहे हैं पापा, मैं डर को अपने पर हावी होने नहीं दे सकती। फिर बिन्नी अपने चेहरे पर दृढ़ता का भाव लिए उठ खड़ी हुई और गर्व से बोली, हाँ, मैं कर सकती हूँ। माँ और पापा ने मुस्कुराकर अपनी नन्ही और निडर सुपरस्टार का विश्वास बढ़ाया। कुछ ही दिनों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। जेम कैंपस के लिए निकलने का समय हो गया था।
बार बार गले मिलकर लंबी विदाई के बाद लड़कियों के माता पिता ने उन्हें कैंप कॉरिडोर में छोड़कर वापस गए। जेम के प्रशिक्षक एक दोस्ताना सी मुस्कान के साथ हाथ मिलाकर छात्राओं का अभिवादन कर रहे थे। मुख्य हॉल में एक बड़ा बैनर लटका हुआ था जिस पर लिखा था एनटीपीसी बालिका सशक्तिकरण मिशन 2024। बिन्नी, सरला और फरहीन ने चारों ओर देखकर दृश्यों और आवाजों को समझा। वहाँ अलग अलग गांवों की कई लड़कियां थीं। कुछ आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, जबकि ज्यादातर उनकी ही तरह घबराई हुई थी। सभी प्रतिभागियों को उनके छात्रावास में ले जाया गया। बिन्नी, सरला और फरहीन एक साथ ही एक कमरे में रहेंगी, ये पता लगने पर उन्होंने राहत की सांस ली। जब सभी ने अपना सामान खोलकर व्यवस्थित कर लिया, तब उन्हें मुख्य हॉल में इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया। एनटीपीसी जेम की यूनिफॉर्म नेवी ब्लू टी शर्ट, ग्रे पैंट और नीली टोपी में लड़कियां स्मार्ट दिख रही थी। कार्यक्रम समन्वयक ने कहा, स्वागत है हमारी प्यारी लड़कियों, तुम कितनी स्मार्ट लग रही हो। उनकी विश्वास दिलाने वाली प्यारी मुस्कान और गर्मजोशी भरे व्यवहार से घबराई हुई लड़कियां कुछ सहज हुई। फिर उन्होंने अगले 4 सप्ताह के कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षकों का परिचय कराया। उन्होंने लड़कियों को आचरण के नियमों के बारे में भी बताया और उन्हें शिविर की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। अपने भाषण का अंत उन्होंने जेम में बीतने वाले समय के सफल होने की शुभकामनाओं के साथ किया। वे बोली, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम आपको जान ले। एक एक करके लड़कियों ने अपना परिचय दिया। इस पल से डरते हुए बिन्नी ने चुपचाप वहाँ से खिसक जाने की कोशिश की, लेकिन समन्वयक ने उसे देख लिया और आगे आने का इशारा किया। बिन्नी की प्रतिक्रिया बहुत घबराहट भरी थी। उसने बोलने की कोशिश की, मैं बिन्नी हूँ, मुझे पसंद है। जैसी की उम्मीद थी, वो बीच बीच में और जोड़कर निरर्थक शब्द बोलने लगी। चिंतित समन्वयक बिन्नी के पास आई और पूछा, तुम बोलने से इतना डरती क्यों हो बिन्नी? मैडम, मुझे डर लगता है कि हर कोई मुझे जज करेगा। उसने कबूल किया। समन्वयक ने उसकी परेशानी को साझा और एक बढ़िया समाधान दिया। बोलने से पहले कुछ गहरी सांसें लो, चिंता छोड़ो और खुद पर ध्यान केंद्रित करो। सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दो, इससे तुम्हारा मंच का भय दूर हो जाएगा। अपने गुरु के प्रति आभारी होते हुए बिन्नी ने उनके सुझावों को अपने मन में नोट कर लिया और उनका अभ्यास करने का वादा किया। अगले कुछ दिनों तक कार्यक्रम पूरे उत्साह से जारी रहा। सुबह से शाम तक लड़कियां कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहती थी। योग इसके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आसनों ने उनकी मुद्रा को सही करने और संतुलन को बेहतर बनाने में मदद की। फरहीन ने योग को ऐसा अपनाया जैसे पानी ने मछली को। वो वृक्षासन भी बेहतरीन ढंग से कर पाती थी। तुम कैसे कर लेती हो? बिन्नी ने अपनी मुद्रा बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। इस बीच सरला ने हार मान ली थी। प्रशिक्षक धैर्यवान थी। उन्होंने सभी की तब तक मदद की जब तक वे अपने आप आसन करने में सक्षम नहीं हो गई। आसनों के अलावा गहरी सांसें लेने के व्यायाम या प्राणायाम का भी अभ्यास कराया गया। श्वसन और ध्यान के अभ्यास ने बिन्नी को अपनी चिंताओं से निपटने में मदद की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो खुद को अधिक शांत और स्थिर चित्त महसूस कर पा रही थी। लड़कियों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए उन्हें कंप्यूटर तकनीक का अभ्यास भी कराया गया। प्रशिक्षक ने कहा, लड़कियों, हम तकनीक को समझने वाली दुनिया में रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें कंप्यूटर साक्षर होना होगा। लड़कियों को कंप्यूटर लैब में अभ्यास करने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। जेम में बच्चों को कला और शिल्प के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को तराशने का प्रोत्साहन मिला।
उन उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित हुई। लड़कियों ने, विशेषकर फरहीन ने, रंगों और कैनवस के साथ अपने समय का पूरा आनंद लिया। कला प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में उसने सुंदर पेंटिंग बनाई। बिन्नी और सरला अपनी सहेली को उसकी उत्कृष्ट कलाकृतियों पर काम करते देखकर बहुत खुश थी। लेकिन पूरे समय केवल काम और कोई खेल कूद न हो तो युवा दिमाग दिनों दिन सुस्त होते जाएंगे। इसलिए बच्चों को नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेल खिलाए गए। इन खेलों से न केवल उनकी सहन शक्ति और फिटनेस में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें टीम भावना और खिलाड़ी भावना जैसे मूल्य भी सीखने को मिले। वैसे शुरू में लड़कियों को कुछ आश्चर्य भी हुआ। फुटबॉल? बिन्नी और फरहीन को विश्वास ही नहीं हुआ। हम सोचते थे कि केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं। सरला बोल पड़ी, लेकिन कोच ने उसकी विचारधारा को सुधारा। फुटबॉल का खेल तो उन सभी के लिए है जो इसे खेलना चाहें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़कियां उसमें बेहतर होती गई। बिन्नी ने गेंद सरला को पास करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि फुटबॉल भी इतना मजेदार हो सकता है। सरला ने उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से पोस्ट की ओर किक किया। गोल! प्रशिक्षक चिल्लाया। सरला के नए स्कोर का जश्न मनाते हुए लड़कियां खुशी से नाचने लगी। एक शाम सरला दौड़ते हुए कमरे में आकर उत्साहित होकर बोली, आखिरकार हम कल से संचार कौशल सीखना शुरू करेंगे। ओरिएंटेशन के दौरान उन्हें इसके बारे में बताया गया था और बिन्नी तो कब से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कक्षा शुरू होने पर प्रशिक्षिका ने कहा, प्रभावी संचार हर प्रकार के वार्तालाप का आधार है। फिर उन्होंने संक्षेप में प्रभावी संचार के गुणों के बारे में बात की और सार्वजनिक भाषण करने को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। बिन्नी ने ध्यान से सारी बातें सुनी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लिया। जल्दी ही सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने का समय आ गया। चर्चा का विषय था मेरा रोल मॉडल। प्रशिक्षिका ने निर्देश दिया, आराम से और स्पष्ट रूप से बोलो, दर्शकों की ओर देखो। सबसे पहले यास्मीन बोली। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और उभरती हुई उद्यमी है। कई अन्य लड़कियों ने भी अपने रोल मॉडल के बारे में बात की। फिर प्रशिक्षक ने बिन्नी का नाम पुकारा। बिन्नी ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और शांति पूर्वक से आगे की ओर बढ़ी। दर्शकों की ओर देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं मिस कल्पना चावला को अपना आदर्श मानती हूँ। मुझे ये बड़ा आकर्षक लगता है कि वे अंतरिक्ष में गई थी। वे मुझे बहुत प्रेरित करती है। बहुत बढ़िया बिन्नी। प्रशिक्षिका ने खुशी से कहा। वे उसकी प्रगति से प्रसन्न थी। सरला और फरीन ने भी उसे थम्स अप दिया। वो पहली बार बिना हकलाए कुछ बोल पाई थी। वो बहुत खुश थी। सरला और फरहीन ने भी अपने अभ्यास के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये एक खुशियों भरा दिन था, लेकिन जैम में उनके लिए अभी और भी खुशियां शेष थी। उस महीने कुछ प्रतिभागियों के जन्मदिन थे और एनटीपीसी ने उनके लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। हर्रे! लड़कियां चिल्लाई। उन्होंने अपने नए दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती की। स्नैक्स और ट्रीट स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी थे। वास्तव में उन्हें जीईएम में हर दिन स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलता था। रेसिपी भी अनोखी रहती थी। पहले दिन सरला ने कहा था, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। तब से उसने हर भोजन के लिए यही तारीफ की, क्योंकि यही सच भी था। उस रात सोने की तैयारी करते समय उन्होंने जैम शिविर में जो कुछ सीखा था उसे याद किया। सार्वजनिक भाषण में बिन्नी की प्रगति उनकी चर्चा का मुख्य आकर्षण थी। बिन्नी ने कहा, मुझे लगता है कि संचार कौशल की कक्षाएं मेरी बहुत मदद कर रही हैं। सरला ने पुष्टि की। बेशक इससे मदद मिली है बिन्नी। तुमने आज बहुत आत्मविश्वास से बात की। फरहीन बोली, जानती हो,
अब हमारे पास अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता जीतने का मौका है। मुझे अब इसकी बहुत उम्मीद है। हमारे पास सीखने और बेहतर होने के लिए 2 सप्ताह और हैं। लेटकर एक दूसरे को शुभ रात्रि कहते समय उनके चेहरों पर मुस्कानें खिली थी। ये मुस्कानें उनकी सफलता और सशक्तिकरण की यात्रा को बयां कर रही थी। लेकिन सफलता और सशक्तिकरण की ओर इस यात्रा में एक अंतिम परीक्षा होना अभी शेष था। इस परीक्षा के आधार पर एनटीपीसी द्वारा कुल प्रतिभागियों में से 40% बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रायोजन के लिए चुनना था। सूची में शीर्ष स्कोर बनने के लिए लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। पाठ्यक्रम में मुख्यतः शिविर में सीखते गए पाठ ही शामिल थे। लड़कियों ने जमकर तैयारी भी की। वे अक्सर अपना खाली समय पुस्तकालय में नोट्स बनाने में बिताती थी और अच्छे अंक लाने के लिए प्रतिबद्ध थी। अगले दिन लड़कियां हमेशा की तरह रिवीजन कर रही थी जब उनकी एक प्रशिक्षिका ने उन्हें टोका। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए एक सुखद आश्चर्य है। सरला, बिन्नी और फरहीन को जल्दी से मुख्य हॉल में ले जाया गया, जहां उन्होंने पाया कि उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। रोमांचित होकर वे उन्हें गले लगाने के लिए उछल पड़ी। बिन्नी की माँ ने प्यार से उसके गाल को सहलाकर कहा, हम तुम्हारे हाल चाल जानना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ आने का फैसला किया। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कियों ने आश्वासन दिया। मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है माँ। अब मुझे सच में लगता है कि मैं कल्पना चावला जैसी बन सकती हूँ। बिन्नी ने कहा, मैं फुटबॉलर बनने जा रही हूँ। सरला ने फुटबॉल के प्रति अपने नए जुनून के बारे में बताया। फरहीन ने, जो हमेशा से रचनात्मक रही थी, अपने कला के पाठों को बहुत मददगार पाया। फरहीन ने अपनी आंखों में एक स्वप्निल भाव के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं ललित कला में अपना करियर बनाने जा रही हूँ। उन्होंने एनटीपीसी जैम में बीत रहे समय के बारे में उत्साहपूर्वक बातें की। उनके माता पिता उनके उत्साह को देखकर बहुत खुश हुए। इतना कि बिन्नी के पिता ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम तीनों कौन हो और तुमने हमारी बिन्नी, सरला और फरहीन के साथ क्या किया है? सभी ने हंसते हुए लड़कियों को उनमें आए परिवर्तन के लिए दिल से बधाई दी। दिन बीतते गए और जल्द ही जैम का अंतिम दिन आ गया। प्रशिक्षकों और छात्राओं ने एक शानदार समापन समारोह आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसमें लड़कियों ने अपने समय के दौरान सीखा हुआ कौशल प्रदर्शित किया। रंग बिरंगे परिधानों में सजी लड़कियों ने नृत्य, गायन, मार्शल आर्ट तकनीकों का प्रदर्शन आदि बहुत कुछ किया। अंत में सरला, फरहीन और कुछ अन्य लड़कियों ने राष्ट्रीय एकता पर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति के बाद सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्या शानदार नृत्य प्रदर्शन था। पर्दे के पीछे से मंच पर आते हुए बिन्नी ने कहा, जहां सरला और फरदीन को नृत्य के लिए चुना गया था, वहीं बिन्नी को कार्यक्रम की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया था, जो उसमें नए विकसित हुए आत्मविश्वास की बदौलत था। वो अब मंच पर शांत और संयमित खड़ी थी। दर्शकों की ओर देखते हुए उसने माइक्रोफोन के जरिए स्पष्ट रूप से बात की। हमारे देश की विस्तृत संस्कृति को उजागर करने का ये एक अद्भुत तरीका था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद। अब मैं हमारी माननीय मुख्य अतिथि से पुरस्कार समारोह के लिए मंच पर आने का अनुरोध करूंगी। मुख्य अतिथि पोडियम पर चढ़ी और बिन्नी की ओर आगे बढ़ी। एक सुंदर साड़ी, साधारण एक्सेसरीज और प्यारी सी मुस्कान पहने गर्मजोशी बिखेरे रही थी। उन्होंने बैच के विद्यार्थियों के नाम पुकारे और उन्होंने उनके प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए। अंत में बिन्नी, सरला और फरहीन की बारी थी। बधाई हो लड़कियों, मुझे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के साथ ये मंच साझा करने पर गर्व है। मुख्य अतिथि की
तारीफ सुनकर लड़कियां शर्मा गई। उन्होंने बहुत ही शालीन स्वर में कहा, क्या आप एनटीपीसी जेम में अपने अनुभव के बारे में अपने कुछ विचार या अनुभव साझा करना चाहेंगी? उन्होंने तीनों से पूछा। वे तीनों खुशी खुशी ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। माइक थामते ही बिन्नी को एक सिहरन सी महसूस हुई। उसने कार्यक्रम के संचालन का कई बार अभ्यास किया था, लेकिन यह अचानक हुआ था। बिन्नी ने एक गहरी सांस ली और जेम में बिताए अपने समय के बारे में सोचा। जैसे जैसे उसका मन खुशियों से भरी यादों से भरता गया, उसे लगा कि उसकी घबराहट कम हो गई है। दर्शकों की ओर देखते हुए उसने शालीनता से कहा, जेम में आने से पहले मैं डरी हुई थी। मैं खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती थी, लेकिन अब एनटीपीसी प्रशिक्षकों की बदौलत मैं आत्मविश्वास महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि मैं एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार भर गया। बिन्नी को खुद पर गर्व था। इसके बाद माइक सरला को दिया गया और उसने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की। फुटबॉल मेरा सपना है। यहाँ आकर और इस खेल को खेलकर मैंने टीम भावना का महत्व सीखा है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का नेतृत्व करूंगी। जेम में सभी का धन्यवाद करते हुए उसने माइक फरहीन को सौंप दिया। मेरे प्रशिक्षकों ने मुझे दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है। यहाँ मैंने अपनी रचनात्मकता को खोज लिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं ललित कलाओं में अपना भविष्य बनाऊंगी। हम एनटीपीसी जेम के स्टाफ के बहुत आभारी हैं, जिनके कारण ये हमारे अब तक के सबसे बेहतरीन 4 सप्ताह बन गए हैं। कार्यक्रम का समापन तालियों और जयकारों के साथ हुआ। समारोह कक्ष से बाहर निकलते समय लड़कियां प्रसन्नता और दुख दोनों के मिश्रण से अभिभूत थी। उन्हें अपनी उपलब्धियों पर तो गर्व था, लेकिन कार्यक्रम के समाप्त हो जाने का दुख भी था। उनके लिए अपने नए दोस्तों को विदा करना आसान नहीं था। संपर्क बनाए रखने का वादा करते हुए लड़कियां सीतापुर के लिए रवाना हो गई। घर लौटना बड़ा अद्भुत था। अपने कमरे में आते ही बिन्नी को सब कुछ पहले जैसा ही लगा, सिवाय खुद के। वो खुद पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ ही दिनों में स्कूल फिर से खुलने वाला था और वाद विवाद प्रतियोगिता की तारीख भी निकट आ रही थी। प्रतियोगिता के दिन बिन्नी की टीम शुरुआती राउंड जीतकर फाइनल में प्रवेश कर गई। विरोधी टीम ए में उनके ही जिले के दूसरे स्कूल के विद्यार्थी थे, जबकि बिन्नी और उसके दोस्त टीम बी में थे। चर्चा का विषय था, क्या बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए पेड़ों को काटना जरूरी है? टीम ए को विषय के पक्ष में बोलना था और टीम बी को विपक्ष में। समय शुरू होने पर टीम ए की एक प्रतिभागी अपनी बात कहने के लिए आगे आई। हमारी बढ़ती आबादी के लिए बेहतरी बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए पेड़ों को काटना कोई बड़ी कीमत नहीं है। टीम ए की बात का जवाब देते हुए सरला ने तर्क दिया। मानव जाति केवल प्रकृति के कारण ही जीवित है। अपने ग्रह और इसके सभी प्राणियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दर्शकों की तालियों के बीच जजों ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। टीम बी ने सरला को हाई फाइव दिया, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी अगली सदस्य को भेजा। उसने आत्मविश्वास से कहा, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को हटाना जरूरी है, जिससे कस्बों और गांवों को आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिल सके। फरहीन ने तुरंत एक बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा, पेड़ बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अमराइयाँ किनारे के इलाकों को बाढ़ से बचाती है, उनकी जड़ें भूजल को भी बचाती है और
मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। बहस जारी रही और प्रत्येक प्रतिभागी अपनी टीम के पक्ष में बेहतर तर्क देता रहा। जल्द ही समापन तर्क सुनने का समय आ गया। टीम ए ने सबसे पहले कहा, वन की भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सकता है, जैसे आवास के लिए और कृषि में। ये गतिविधियां रोजगार भी पैदा करती हैं। बढ़ती आबादी को अधिक जगह की आवश्यकता होती है। लोग पेड़ों पर तो नहीं रह सकते ना। अगर हम पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों को बुनियादी ढांचे से वंचित रखेंगे तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। इसीलिए पेड़ों को काटना जरूरी है। धन्यवाद। टीम ए ने दर्शकों के ताली बजाने पर अभिवादन किया। जज टीम बी के अंतिम तर्क को सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन टीम हैरान थी। हमेशा सबसे अच्छे बिंदु लाने वाले जयेश के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। घबराहट में अमन फुसफुसाया, जल्दी सोचो दोस्तों, हमारा समय खत्म हो रहा है। तब तक चुप रही बिन्नी बोल पड़ी, मुझे समझ आ गया क्या कहना है। माइक संभालते हुए उसने दृढ़ स्वर में कहा, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें पेड़ ना हो। उसमें ना ठंडी हवा होगी, ना रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, ना पक्षियों के गीत होंगे और ना प्राकृतिक छाया होगी। वो एक गर्म, धूल भरी और उदास जगह होगी। पेड़ हमारी और उन सभी जीवों की देखभाल करते हैं जो उन पर निर्भर हैं, और बदले में वे हमसे क्या मांगते हैं। बिन्नी ने टीम ए और फिर दर्शकों की ओर मुंह किया। वहां सन्नाटा छा गया। हाँ, वे हमसे कुछ नहीं मांगते। हमें उनकी देखभाल करने या उन्हें प्रबंधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेड़ एक ऐसा निवेश है जिसकी लागत 1 रुपया भी नहीं है। इस प्रकार मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ कि बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यकीन है कि हम उनके चारों ओर से सड़कें बनाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जज और दर्शक दोनों ही प्रभावित थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावित थे उसके अपने साथी। बिन्नी ने न सिर्फ एक बेहतरीन तर्क दिया था, बल्कि उसने इसे बड़े मुखर तरीके से पेश भी किया था। टीम ए ने उदास होकर धीरे से तालियां बजाई, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनके जीतने की संभावना कम है। इस बीच टीम बी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। बिन्नी के शानदार भाषण से उनकी उम्मीदें बढ़ गई थी। जजों ने आपस में बात करके दोनों टिप्पणियों की तुलना की और जल्द ही उन्होंने निर्णय ले लिया। टीम ए और टीम बी दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह एक कठिन प्रतियोगिता थी और विजेता का चयन करना और भी कठिन। एक जज ने कहा। दूसरे जज ने बिन्नी की पीठ थपथपाते हुए कहा, लेकिन बिन्नी के समापन तर्क ने हमारा दिल जीत लिया। बधाई हो टीम बी, आपने वार्षिक अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता जीत ली है। बिन्नी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके साथियों ने खुशी से चिल्लाते हुए उसे घेर लिया। फिर उन्होंने ट्रॉफी प्राप्त की और जजों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। उस दिन बाद में स्कूल में बिन्नी, सरला, फरहीन, जयेश, अमन और सुशांत का भव्य स्वागत हुआ। माध्यमिक विद्यालय ने पहली बार ये प्रतियोगिता जीती थी। बधाई के लिए हाथ मिलाकर उनकी हथेलियां लाल हो गई थी। प्रिंसिपल की उदार तारीफें सोने पर सुहागा थी। लड़कियां बहुत खुश थी, लेकिन लड़के उदास लग रहे थे। चिंतित बिन्नी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? पता चला कि लड़के दुखी नहीं थे, बल्कि अपने व्यवहार से शर्मिंदा थे। शर्म से सिर झुकाए जयेश ने माना, जब छुट्टियों से पहले तुम बोलने में समस्या का सामना कर रही थी तो हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। हमने तुम्हारी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, हमने ये भी कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो। अमन ने कहा, लेकिन तुमने आज हमें गलत साबित कर दिया। तुम तीनों ने बहुत अच्छा बोला।
खासकर तुमने बिन्नी, तुमने हमें जीत दिलाने में मदद की। सुशांत ने स्वीकार किया। अमन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम हमें माफ कर दोगी? क्या हम फिर से दोस्त हैं? हमें अपने किए पर वाकई पछतावा है। जयेश ने माफी मांगी। सुलह की उम्मीद में तीनों ने लड़कियों की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। वे आपस में कुछ देर तक कानाफूसी करती रही और फिर वे किसी समझौते पर पहुंची। एक सहज मुस्कान के साथ बिन्नी ने कहा, हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। जयेश ने तुरंत कहा, लेकिन बिन्नी की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? एक फुटबॉल मैच। फरहीन ने कहा। लड़के बनाम लड़कियाँ। सरला ने माफी के लिए अपनी शर्त को पूरा करते हुए कहा। लड़के तो इस प्रतिस्पर्धा से बहुत ही खुश थे। वास्तव में वे अपनी जीत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थे। अगर हम तुम्हें हरा दें तो बुरा मत मानना। खेल के मैदान की ओर बढ़ते हुए सुशांत ने हंसते हुए कहा, इतना भी निश्चित मत रहो दोस्तों। छुट्टियों में हमने सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का ही अभ्यास नहीं किया। सच में? क्या मतलब है तुम्हारा? अमन ने पूछा। बिन्नी, सरला और फरहीन ने मुस्कुराते हुए एनटीपीसी बालिका सशक्तिकरण मिशन में अपने 4 सप्ताह के रोमांच का वर्णन किया। सरला ने मजाकिया अंदाज में कहा, हम हर दिन फुटबॉल खेलते थे। उन्होंने उन्हें उन विभिन्न कौशलों के बारे में भी बताया जो उन्होंने वहाँ सीखे थे। फरहीन ने कहा, अब हम बहुत आत्मविश्वास महसूस करते हैं। लड़के सब कुछ सुनकर हैरान थे। वे अपने दोस्तों के लिए खुश थे, लेकिन उन्हें कुछ कहना था। सुशांत ने फुटबॉल को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त भी है। और वो क्या होगी? फरहीन ने उन्हें घूरते हुए पूछा। जयेश ने जवाब दिया, अगर हम जीत गए तो तुम्हें हर दिन हमारे साथ फुटबॉल खेलना होगा। ठीक है, और अगर हम जीत गई तो क्या होगा? बिन्नी ने इस अजीब सी शर्त पर संदेह करते हुए पूछा। लड़कों ने एक स्वर में कहा, तो तुम्हें हमें बेहतर खेलने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इस सुखद घटनाक्रम से प्रसन्न लड़कियां हंस पड़ी। ठीक है, कहकर वे खुशी से फुटबॉल के मैदान की ओर दौड़ पड़ी।